देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। पंजाब में करीब 10 महीने बाद यानी आज सोमवार 23 सितंबर को कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री भगवंत मान की कैबिनेट में 5 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा, जबकि 4 पुराने चेहरे मंत्रिमंडल से बाहर भी हो गए हैं। 4 मंत्रियों ने कल रविवार को मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया। जिन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है उनमें बलकौर सिंह, चेतन सिंह जोड़ा माजरा, ब्रह्मशंकर चिंपा और अनमोल गगन शामिल हैं। वहीं जिन विधायकों को भगवंत मान कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है उनमें हरदीप सिंह मुंडियान, तरुणप्रीत एस सोंध, परिंदर कोयल, मोहिंदर भगत और डॉक्टर अवजोत हैं। ये सभी आज शाम 5 बजे राजनिवास में शपथ ग्रहण करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब में जुलाई के महीने से ही कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा चल रही है, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के कारण संभवतः यह मामला अटका हुआ था। और अब जब अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आ गए हैं तो दिल्ली के बाद पंजाब के लिए भी बड़ा फैसला होने जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसानों ने कल रविवार को पीपली में किसान महापंचायत की और लोगों से आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने का आह्वान किया। आपको बता दें कि दोनों किसान संगठन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी समेत उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली चलो मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा पर डटे हुए हैं, जब सुरक्षा बलों ने उनके मार्च को रोक दिया था। अब कल रविवार को पीपली में हुई किसानों की महापंचायत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसानों ने हिस्सा लिया और अपनी मांगों के समर्थन में 3 अक्टूबर को देश भर में रेल रोको आंदोलन करने का भी फैसला किया। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में बीजेपी सरकार द्वारा किसानों पर किए गए अत्याचार का बदला लेने का समय आ गया है। अब किसान बदला लेंगे। उन्होंने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर किसानों के खिलाफ बल प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हम हरियाणा में बीजेपी की हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और किसानों के खिलाफ किए गए अत्याचारों का हिसाब लेंगे। एबीपी की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा द्वारा जारी एक बयान के अनुसार किसान नेताओं ने हरियाणा के लोगों से वोट देने से पहले यह सोचने की अपील की कि मौजूदा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किसानों के लिए क्या किया है। आगे कहा गया है कि हरियाणा में बीजेपी की हार शुभकरण सिंह के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जो 21 फरवरी को पंजाब हरियाणा सीमा पर खनौरी सीमा पर झड़प के दौरान मारे गए थे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के वक्फ बोर्ड पर आई प्रतिक्रिया पर जवाब दिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने वक्फ बोर्ड पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि वक्फ बोर्ड में कानून बने और कानून में गरीब मुसलमान महिला को और पसमानदा मुसलमान को जगह मिले। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड ज़मीन हड़पो आंदोलन ना करे, क्योंकि जब लोग गए थे बंटवारे के समय वो ज़मीन हिंदुओं की थी, उसे वक्फ बोर्ड ने ज़बरदस्ती ले लिया और कांग्रेस ने उसे कानूनन इतना अधिकार दे दिया कि खाता ना बही, जो वक्फ कहे वही सही। अब केंद्रीय मंत्री के इसी बयान पर ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं का कोटा 2013 से है और पसमानदा मुसलमानों पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट 1950 के कानून में महिलाओं का कोई रोल नहीं है, पिछड़ी जातियों के लिए भी कोई आरक्षण नहीं है। क्या भाजपा की डबल इंजन सरकार कानून बदलेगी? ओवैसी ने कहा कि अगर पसमानदा मुसलमानों से इतनी मोहब्बत है तो उन्हें अनुसूचित जाति की लिस्ट में क्यों नहीं डाला जाता? जगह जगह उन्हें BC लिस्ट से निकालने की कोशिश क्यों की जाती है? फैज़ाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर अपहरण और मारपीट का आरोप लगा है। आपको बता दें कि अजीत प्रसाद मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। वहीं अब इन आरोपों को अवधेश प्रसाद ने राजनीतिक साजिश बताया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी मिल्कीपुर में हार के डर से बौखलाई हुई है, इसीलिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पर ही मुकदमा लिख दिया गया है, क्योंकि सपा वहां से जीत रही है। दरअसल आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीत प्रसाद के खिलाफ अयोध्या कोतवाली में रवि तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत दी।
शिकायत में लिखा गया है कि रवि तिवारी किसी ज़मीन के संबंध में खरीदने और बेचने वाले के बीच मध्यस्थता कर रहे थे। इसमें अजीत प्रसाद खरीदार थे। ये पूरा मामला 1 लाख रुपए को लेकर है। तिवारी ने आरोप लगाया है कि जब वो शनिवार को SBI बैंक के पास खड़े थे तो अजीत प्रसाद अपने साथियों के साथ पहुंचे और ज़बरदस्ती उन्हें गाड़ी में बैठा लिया। उनका कहना है कि उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने इस मामले में 4 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। तिरुपति के लड्डू में पशु वसा की मिलावट मामले पर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD के कार्यकारी अधिकारी श्यामला राव ने कहा कि हमने पिछले 3 महीनों में पहली बार TTD में घी में मिलावट की जांच करने की प्रणाली स्थापित की है। TTD के इतिहास में हमने कभी भी बाहरी प्रयोगशालाओं में घी में मिलावट की जांच नहीं की। हमारे पास जांच करने की आंतरिक क्षमता नहीं है। यह पहली बार है कि हमने जांच शुरू की है और हम इसे जारी रखेंगे। अगर कोई मिलावटी सामान सप्लाई करने की कोशिश करता है तो हम स्वाभाविक रूप से उसे ब्लैकलिस्ट कर देंगे और अन्य कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। उन्होंने कहा कि TTD एक इन हाउस लैब स्थापित करने की भी कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में भविष्य के शिखर सम्मेलन के अवसर पर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने गजा में मानवीय संकट और क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और फिलिस्तीन के लोगों को निरंतर मानवीय सहायता सहित भारत के अटूट समर्थन की पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने इस्राइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की समय परीक्षित सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया और युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल 2 राष्ट्र समाधान ही क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता प्रदान कर सकता है। यह याद करते हुए कि भारत फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की सदस्यता के लिए भारत के निरंतर समर्थन को व्यक्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर पर टिप्पणी की है। उन्होंने कल रविवार को कहा कि मैं कहता हूं कि क्यों हिंदू मुस्लिम में बांटते हो भारत को केवल सत्ता हासिल करने के लिए। POK भी जिसे आज कहते हैं वह भी हमारा भाई है, उसे भी हम अपने परिवार में शामिल करना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो। हम लोगों का यह सिद्धांत है और आप लोग जानते हैं यदि सुकून से रहना है तो पड़ोसी के साथ रिश्ते अच्छे बनाकर रखने चाहिए। जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं सबके साथ हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते अच्छे बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन वे आतंकवाद को बढ़ावा देते रहें और हम उनके साथ रिश्ते अच्छे बनाते रहें। यह कैसे होगा? दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि अगर वे गारंटी देते हैं कि वे किसी भी परिस्थिति में भारतीय धरती पर आतंकवाद नहीं होने देंगे तो हम उन्हें गले लगाने और उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। वामपंथी दल नेशनल पीपल्स पावर के नेता अनुरा कुमारा दिसानायके को श्रीलंका का नया राष्ट्रपति चुना गया है। उन्हें 57,40,179 वोट मिले। आपको बता दें कि अनुरा कुमारा दिसानायके श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। वहीं उनके प्रतिद्वंदी सजीत प्रेमदासा को 45,30,902 वोट मिले। बता दें कि श्रीलंका के इतिहास में पहली बार सेकेंड राउंड के वोटों की गिनती के बाद राष्ट्रपति पद के चुनाव के नतीजे घोषित किए गए हैं। सेकेंड राउंड के वोटों की गिनती में अनुरा कुमारा दिसानायके के सामने सामगी जनाब लेवका दल के सजीत प्रेमदासा थे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अपनी सुरक्षा को देखते हुए इसराइल लेबनान की सीमा से सटे गांवों में लोगों को वापस बसाने के लिए जो भी कार्रवाई ज़रूरी होगी वो करेगा। हिजबुल्लाह के साथ पड़े हुए तनाव के बीच उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर डाले गए एक वीडियो संदेश में कहा कि 8 अक्टूबर के बाद से ईरान समर्थित हिजबुल्लाह बिना किसी उकसावे के इसराइल पर हमला करता रहा है, जिस कारण सीमा के पास के इलाकों से 60,000 इसराइलियों को घर छोड़ना पड़ा। उसके बाद से एक भी दिन के लिए हिजबुल्लाह ने हम पर हमले करना बंद नहीं किया। नेतन्याहू ने कहा कि कोई भी देश अपने शहरों पर बमबारी को बर्दाश्त नहीं करेगा, हम भी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का ये आखिरी चुनाव हो सकता है।
दरअसल कल रविवार को ट्रंप ने कहा कि अगर वो नवंबर में हार जाते हैं तो वो 2028 का राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब एक इंटरव्यू में ट्रंप से पूछा गया कि अगर वो कमला हैरिस से हार जाते हैं तो क्या दोबारा चुनाव लड़ेंगे, तो इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं ये होता नहीं देख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि हम इस चुनाव में कामयाब रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि ट्रंप ने चुनाव में हार की संभावना को स्वीकारा हो, पर ये बीते 4 दिनों में दूसरी बार है जब ट्रंप ने हार का जिक्र किया है। आपको बता दें कि अमेरिकी कानून के तहत कोई भी व्यक्ति 2 से ज़्यादा कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति नहीं रह सकता। ऐसे में अगर ट्रंप जीतते भी हैं तो भी वो 2028 में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।